नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है? तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव जो है ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप उसको एक बार जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको मतलब मैंने भी बताया नहीं है और दूसरा चीज़ जो कि सिलेबस में नहीं था, है ना? उससे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि देखने से कोई बेनिफिट है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो 2021 का क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है? 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की नहीं। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी आपको जो भी था 20 क्वेश्चंस 2019, 20, 21 तीनों का मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो इसका जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन की नहीं कराया गया है या जो क्वेश्चन की आउट ऑफ सिलेबस था और पूछ दिया गया है, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन था आपका ग्रुप बी का है। पहला क्वेश्चन था डिस्कस द काउज ऑफ, इसी में है काउज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, ठीक है? काउज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। और कह रहा है कि इसी में है राइट द फैक्टर। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम से ऑब्टेन कर सकते हैं। स्ट्रीम एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऑन विच ऑन विच सिवियरिटी ऑफ अ शॉक डिपेंड्स, सिवियरिटी ऑफ शॉक, ठीक है? शॉक डिपेंड्स, ये है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, मैं पूरा आपको डिक्टेट कर दूंगा, अभी आप उसको आराम से आप लिख सकते हैं अगर है तो, या फिर आप स्पीड बढ़ा करके भी इसको देख लीजिएगा एक बार। लिख पाएंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। देखिए इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या, हालांकि इसको मैंने बताया भी है। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कह लीजिए कि एक्सीडेंट क्या है, मतलब जो अननोनली या फिर मान लीजिए कि मतलब असमय कह सकते हैं, है ना? अननोनली कह लीजिए कि या किसी मिस्टेक की वजह से कोई दुर्घटना मतलब कोई इंसिडेंट हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। अब इंसिडेंट जो हुआ उसमें हो सकता है कि जिसके साथ हुआ उसमें मतलब मान लीजिए कि उसका कुछ चोट आ गया या टूट फूट हो गया, हो सकता है डेथ भी हो जाए, तो ये सारा चीज आ जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में। खास करके मैं आपको बता रहा हूँ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल। मान लीजिए किसी मशीन पे आप काम कर रहे हैं और उसमें से लीकेज करंट आया, प्रॉपरली अर्थिंग नहीं किया हुआ था और आप जाकर के उसको टच किए, है ना? किसी ने उसे जाकर टच किया तो क्या होगा, शॉक फील होगा, मतलब झटका जिसको बोल रहे हो वो झटका लगेगा। तो जिसके कारण से भी क्या होगा कि एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना? या कहिए कोई लाइव कंडक्टर पे आप काम कर रहे हैं और बाय मिस्टेक आपने सेफ्टी प्रिकॉशन जो है, सेफ्टी आपने मेजरमेंट जो है, सेफ्टी मेजरमेंट वो आपने नहीं किया है ना? और किसी तरह से लाइव कंडक्टर पे संपर्क बन गया या संपर्क किसी तरह से स्थापित हो गया, तब भी आपको क्या होगा, शॉक लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से कह लीजिए कि जो भी हमारा एक्सीडेंट होता है या कोई इंसिडेंट होता है, फेनोमिनन हुआ या इवेंट हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहते हैं। अब सवाल आता है कि कौन कौन सा फैक्टर होता है जिस पे सिवियरिटी, है ना? और सिवियरिटी डिपेंड करता है कि कितना अधिक झटका लगेगा, ये सब के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है ना, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के बारे में आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के बारे में लिखना है। देखिए तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या है, आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा। अननोनली, है ना, अननोनली और बाय मिस्टेक, और बाय मिस्टेक, अननोनली या फिर कह सकते हैं बाय मिस्टेक, या फिर कह सकते हैं अनफोरसीन, जो कि देखा हुआ नहीं है आपका, है ना? अनफोरसीन हैपेनिंग, अनफोरसीन हैपेनिंग, ए पर्सन, ए पर्सन में गेट डैमेज कर लीजिए, है ना, में गेट टच लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब जिसमें कि करंट हमारा या सप्लाई फ्लो कर रहा है, लाइव वायर या लाइव पार्ट भी कह सकते हैं, वायर ही नहीं कुछ भी हो सकता है, लाइव पार्ट। एंड, और फिर क्या हुआ, करंट, एंड करंट पासेस
करंट पासेस थ्रू हिज बॉडी। जैसे ही आप लाइव कंडक्टर के साथ में या कोई लाइव पार्ट था उसके साथ में टच हुआ, कोई भी पर्सन टच हो गया, तो क्या करेगा, करंट जो है स्टार्ट कर देगा फ्लो करना उसके बॉडी के थ्रू से, है ना, पासेस थ्रू हिज बॉडी एंड गेट ए शॉक, और फिर उसको क्या होता है, एक झटका फील होता है, शॉक, ठीक है। कैन बी ट्रीटेड एज इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के वजह से अब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, इसी में कंटिन्यू कर लीजिए, विच में रिजल्ट बॉडी इंजरी, मतलब कुछ चोट टाइप से, या होता ना स्क्रैच आ जाना, बॉडी छिल जाना, कहते हैं ना स्किन हट जाना, उस तरह से रिजल्ट बॉडी क्या होगा, इंजरी हो जाएगा, मतलब चोट हो जाएगा। या फिर कह लीजिए बर्निंग, जल भी सकता है आपका, बर्निंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, या फिर आप कह लीजिए डेथ भी हो सकता है, डेथ ऑफ ए पर्सन is termed as इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कह सकते हैं। क्लियर है, यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा साथ में। चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे अब पूछा जा रहा है, थोड़ा इसमें आपको क्या है, काउच पूछा जा रहा था, रीजन कह लीजिए, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए काउच, इसी को आप कह सकते हैं रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर क्या रीजन हो सकते हैं, है ना, ये चीज भी आपको लिखना है। तो अब देखिए क्या क्या कारण हो सकता है, सब ऐसे ही टर्म वाइज अगर बात करें, हो सकता है कि आपने जो टूल्स यूज किया है वो आपका सही नहीं है, या जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं वह सिस्टम प्रॉपरली अर्थिंग नहीं किया हुआ, मतलब कि अनसेफ है ना, या फिर आपका जो कहिए कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस उसमें लगा रहना चाहिए वो आपका लगा हुआ नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो है आपको नहीं दिया गया काम करने से पहले, आपको पता ही नहीं है कि काम कैसे स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए लाइव पे ही काम करना है तो हमें क्या करना है, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ना, तो वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया नहीं गया आपको, या दिया गया तो आपने उसको फॉलो नहीं किया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में है नहीं हम कर लेंगे, और जैसे ही आप टच करने जाते हैं बस सेफ्टी मेजर आपने लिया नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में गए, कनेक्शन बनाने लगे किसी लाइव कंडक्टर पे, किसी कारण से आपका टच हो गया, क्या होगा, झटका लगेगा, या हो सकता है एक्सीडेंट होने की वजह से शॉक लगे, और शॉक लगा तो वो पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है भैया आसानी से, उसको आपको क्या है छुड़ाना पड़ता है, और कोई ब्रूम वगैरह से, झाड़ू से, या फिर कोई इंसुलेटर कह लीजिए, बांस का टुकड़ा ले लीजिए, उन सबसे से क्या करना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रीजन हो जाएंगे। तो रीजन आप इसको यहाँ पे साथ में लिख भी लीजिए। देखिए रीजन में क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट are common in manufacturing environment, they occur for a number of रीजन्स, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके लिए, है ना, रीजन्स, वेदर, या तो इट कंसर्न्स द मैनेजमेंट, या फिर आप कह लीजिए इक्विपमेंट्स, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर मान लीजिए इक्विपमेंट के रीजन से भी हो सकता है, या प्रॉपरली अर्थ वगैरह नहीं किया, मैनेजमेंट का भी फॉल्ट हो सकता है कि आपको प्रॉपरली सेफ्टी जो मेजर था वो आपको प्रोवाइड नहीं करा गया है, इन सब से हो सकता है। या एम्प्लॉयर की वजह से भी आप कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर की वजह से कि कोई एम्प्लॉयड है वह ओवर कॉन्फिडेंस में है ना, इक्विपमेंट्स और
एम्प्लॉयज, ठीक है, ईटीसी कर दीजिए। इन सब भी हमारा क्या है, एक रीजन हो सकता है। ठीक, आगे लिख लीजिए, देयर आर फॉलोइंग रीजन्स, देयर आर फॉलोइंग रीजन्स, या काउज भी कर सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के बहुत सारे रीजन हैं, जिसको कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका, ठीक है, देखिए पहला रीजन आपका क्या है यहाँ पे, तो पहला रीजन है, देखिए, अनसेफ सिस्टम, अनसेफ सिस्टम ऑफ वर्क। जो सिस्टम है, वो काम जो कर रहा है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए अनसेफ है, प्रॉपरली आपने अर्थिंग वगैरह उसमें कनेक्ट नहीं करा, लीकेज करंट फ्लो करेगा, आप जाइएगा टच कीजिएगा, या कोई भी पर्सन जाएगा टच करेगा, तो डेफिनेटली उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का झटका जो है महसूस होगा, है ना। तो वही चीज हो गया अनसेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सच एज, मान लीजिए हो सकता है शॉर्ट सर्किट कर गया, सच एज शॉर्ट सर्किट भी मान लीजिए, शॉर्ट सर्किट, या सिवियर लीकेज, सिवियर मतलब होता है घातक, ज्यादा कह लीजिए, है ना, सिवियर लीकेज करंट, बहुत मतलब सिवियर लीकेज हुआ, या फिर आप मान लीजिए ब्रेकिंग ऑफ अ लाइव कंडक्टर, लाइव कंडक्टर जो है वो कहीं तार तार जो है टूट गया है ना, ब्रेकिंग ऑफ लाइव कंडक्टर, लाइव कंडक्टर ईटीसी कर लीजिए, है ना, ईटीसी। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, इसी में दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा रीजन क्या है, नेग्लिजेंस बोल लीजिए, मेंटेनेंस के दौरान आपने कुछ छोड़ दिया, नेग्लिजेंस इन मेंटेनेंस, है ना, नेग्लिजेंस इन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के दौरान आपने कुछ छोड़ दिया, और मान लीजिए, या मान लेते हैं ओवरलोडिंग हो गया, ये भी हमारा क्या होगा, एक फॉल्ट का ही रीजन हो सकता है, इसके कारण से भी एक्सीडेंट हो सकता है, ओवरलोडिंग, ईटीसी। चलिए तीसरा लिखिए आप, है ना, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, देखिए, मतलब मटेरियल जो आपने यूज किया है वो भी आपने सही नहीं किया, जो स्टैंडर्ड सेट है आपका कि गुड क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, जो मान लीजिए जैसे कोई भी आप मटेरियल खरीदते हो तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर सर्टिफिकेशन रहता है, एक होल मार्कर लगा रहता है, जैसे आप लोग सोना भी खरीदते होंगे तो अभी होल मार्कर लगाना मैंडेटरी हो गया, वाटर का बॉटल खरीदते होगे तो उस पर देखिएगा लिखा रहेगा आईएसआई, तब आप मानते हो कि वह सही है ना। वैसे यहाँ पे भी जो मटेरियल होगा, है ना, वो आपने सही नहीं यूज किया, ड्यू टू इंफीरियर मटेरियल, ड्यू टू इंफीरियर मटेरियल, है ना, इंफीरियर मटेरियल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो मटेरियल यूज किया गया है वो सही नहीं है, मैन्युफैक्चरर, एंड विदाउट गेटिंग, एंड विदाउट गेटिंग सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट कौन देता है इसको, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, सर्टिफिकेट बाय ISI कह लीजिए, या BIS भी आप कह सकते हैं। लास्ट नेक्स्ट कहिए, इम्प्रॉपर टूल्स, जो आपने टूल्स यूज किया है, इम्प्रॉपर टूल्स, जो आपने टूल्स यूज किया है वो टूल्स आपका मतलब सही नहीं था, यूज करना था कोई और टूल्स को, आपने यूज किया कोई और टूल्स का, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए, पांचवा में आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस, आपने सही से नहीं यूज किया, प्रोटेक्टिव डिवाइस, है ना, प्रोटेक्टिव डिवाइस नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड। नेक्स्ट, जैसे सर्किट ब्रेकर वगैरह यूज करते हैं ना प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने यूज ही नहीं किया, मान लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, आप तो कर ही लोगे, मतलब आता नहीं है फिर भी कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा आपका, ये भी एक फॉल्ट का रीजन हो सकता है। और या फिर आप कह लीजिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिला, लैक ऑफ, चलिए यहाँ पे हो जाएगा लैक, लैक मतलब कमी होता है, लैक ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिला, जिसके कारण से भी क्या होगा, हो सकता है आपका एक्सीडेंट
या फिर आप मान लीजिए पुअर जजमेंट, या अनइंसुलेटेड भी कह सकते हैं। अनइंसुलेटेड मतलब लाइव हो गया, अनइंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जो वायरिंग यूज किया हुआ है वो उसमें इलेक्ट्रिक इंसुलेशन आपका यूज ही नहीं किया हुआ है ना, एक दूसरे से इंसुलेट नहीं करा हुआ, ये भी कह लीजिए। ठीक है, अगला आप कह सकते हो, एक और है आपका मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन। कोई पागल आदमी है, मान लो पहुंच गया वहां पे, वो करने का कुछ कर रहा है कुछ, उसके कारण दूसरा भी क्या होगा, डैमेज में आएगा। ठीक है, तो मेंटल मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है ना, तो ये सब आपका रीजन हो सकता है। अच्छा, ये तो आपका सिर्फ क्या था, रीजन था। अब एक और आपसे पूछा जा रहा है कि सिवियरिटी जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, है ना, जो शॉक है हमारा, जो झटका लगता है, वह झटका मतलब कितना घातक होगा, कम घातक होगा या ज्यादा घातक होगा, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो वही चीज है, तो पहले आप इसमें लिख लीजिए शॉक। शॉक क्या है ना, झटका जो बोलते हो क्या होता है, जब करंट आपके किसी भी पर्सन के बॉडी के क्रॉस फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको क्या होगा, झटका लगेगा आपको, है ना। लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक हैपेंस, इलेक्ट्रिकल शॉक हैपेंस व्हेन current passes, when current passes through the body, है ना। जब बॉडी से करंट पास करेगा तो आपको क्या लगेगा, एक झटका सा फील होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, शॉक कहलाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, इसी में मैं आपको लिख देता हूँ सिवियरिटी जो है, कितना घातक होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। सिवियरिटी ऑफ अ शॉक डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग फैक्टर, क्या क्या सारा फैक्टर होगा उस पे आप देखिएगा क्या क्या है जिसपे कि डिपेंड करेगा। पहला तो आप देखिए सप्लाई देखना है ना, टाइप ऑफ सप्लाई कहिए कि वह एसी का है या डीसी का है। आप ऑलरेडी जानते हो अगर डीसी सप्लाई है, हाई वोल्टेज है, तो डेफिनेटली वह ज्यादा खतरनाक होता है कंपैरिजन टू एसी। सो राइट डाउन हियर सप्लाई सिस्टम इज एसी और डीसी। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए डीसी शॉक इज मोर डेंजरस कह लीजिए। है ना, ये क्या होता है, ज्यादा डेंजर होता है, मोर डेंजरस। दूसरा अगर आपसे बोला जाए, देखिए वोल्टेज का या करंट का क्या स्ट्रेंथ है, कम वोल्टेज है कि ज्यादा वोल्टेज है, इस पे भी आपको ज्यादा वोल्टेज रहेगा या करंट रहेगा तो झटका ज्यादा लगेगा। हल्का सा मान लीजिए कम वोल्ट है ना, तो आपको झटका भी नहीं फील होगा, समटाइम्स ऐसा भी होता है। यह भी आप कह सकते हैं कि शॉक जो है वोल्टेज के स्ट्रेंथ पे या करंट के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए वोल्टेज एंड करंट स्ट्रेंथ, करंट स्ट्रेंथ ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम, कम वोल्टेज है ज्यादा वोल्टेज है, इस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी, एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी टू फॉल्टी मशीन, फॉल्टी मशीन। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है समझिएगा, एरिया से क्या मतलब हो गया, बॉडी का एरिया से, देखिए सीधा सीधा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एरिया अगर आपका ज्यादा ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट हमारा क्या करेगा, ज्यादा फ्लो कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा एरिया आपने कवर कर रखा है उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा, और उतना कम रेसिस्टेंस है तो करंट के पास करने का पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। करंट पास करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, तब भी आपको क्या होगा, शॉक फील होगा, है ना। नेक्स्ट पीरियड ऑफ कांटेक्ट, देखिए पीरियड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कितना देर के लिए आप लाइव कंडक्टर में या फॉल्टी पार्ट में मतलब स्पर्श बनाए हुए हैं, है ना, कितना देर तक आप उसको पकड़ के रखें, वो भी आपका क्या होगा, सिवियरिटी डिसाइड करेगा।
contact of the body body part to the faulty system। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए क्लास रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी, रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का भी रेसिस्टेंस आपको पता होगा। ठीक है, जैसे देखिए स्किन का रेसिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए बाहर में जो होगा करंट आपका कम फ्लो करने का पॉसिबिलिटी रहेगा, लेकिन अंदर जैसे ही पहुंचता है बहुत रैपिडली करंट आपका फ्लो करेगा। यही रीजन है कि आप देखते होंगे लंग्स वगैरह क्या होता है, डैमेज हो जाता है, और सांस लेना कह सकते हैं, ब्रीथ वगैरह रुक जाता है ना। तो ये सब हो सकता है। अच्छा, रेसिस्टेंस भी आपका देखेंगे अलग है, वेट बॉडी होता है और ड्राई बॉडी होता है। ड्राई बॉडी का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वेट बॉडी का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यह भी एक आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो रेसिस्टेंस है बॉडी का, अब मान लीजिए कंडीशन कह लीजिए बॉडी का वेटेड है या ड्राई है, तो ये अब उसी के हिसाब से बॉडी का रेसिस्टेंस भी होएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लिख सकते हो किसमें कि मतलब सीवियरिटी जो है, क्या क्या कौन कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर कि शॉक ज़्यादा से ज़्यादा घातक हो सकता है, और ये क्या क्या काउज है, क्या क्या रीज़न है, ये सारा चीज़ को आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं एक इसी का और में लिखा हुआ है ना, इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट टेस्टिंग, है ना, डायरेक्ट टेस्टिंग। ये देखिए आप पीडीएफ में देखिएगा या नोट्स जो मैंने आपको दिया उसमें मिल जाएगा। डायरेक्ट टेस्टिंग, इनडायरेक्ट टेस्टिंग, इनडायरेक्ट टेस्टिंग एंड रीजेनरेटिव मेथड, है ना, रीजेनरेटिव मेथड। ये मैंने आपको बताया है, नोट्स में आप प्रिफर कीजिएगा, देख लीजिएगा नोट्स में, यूनिट 2 का नोट्स देखिएगा, उसमें मैंने बताया। तो ऐसे डायरेक्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि ये डायरेक्ट टेस्टिंग पहले तो देखिए आप, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लिख लीजिएगा, है ना, आपको ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है, वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा सेम चीज। डायरेक्ट टेस्टिंग में क्या होता है, पहले तो ये स्मॉल मशीन के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मॉल मशीन के लिए। इसमें क्या होता है, लोड जो होता है ना डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, लोड जो है डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी सप्लाई, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, ठीक ना, टू दी मशीन कर लीजिए, जो मशीन है उसमें से डायरेक्टली लोड को आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो कि जैसे ब्रेक टेस्ट आप कर सकते हो सीरीज मोटर का, छोटे छोटे मोटर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, ठीक है, उसमें लोड टेस्ट भी आप कर सकते हो, क्योंकि लोड हमारे पास अवेलेबल होता है। छोटा ट्रांसफार्मर बोल रहा है, जैसे आप एयर ट्रांसफार्मर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आप जो यूज़ करते हो, तो उसमें लोड अवेलेबल रहता है ना, तो उसमें आप कर सकते हो ब्रेक टेस्ट, आप कह लो ब्रेक टेस्ट ऑफ मोटर कह देते हैं, छोटा सा एकदम कम रहेगा ना, स्मॉल मशीन के लिए जनरली यूज किया जाता है ये, ठीक ना। या फिर आप ट्रांसफार्मर की भी बात करो तो एससी टेस्ट आप कर सकते हो, एससी टेस्ट ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्मॉल ट्रांसफार्मर, उसमें आपको लोड अवेलेबल होता है ना, इसलिए मैं एससी टेस्ट ले रहा हूँ इसमें स्मॉल ट्रांसफार्मर का। अच्छा, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टेस्ट, है ना, दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट टेस्ट। देखिए इनडायरेक्ट टेस्ट में क्या होता है, ये तो पहले लार्ज मशीन के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, लार्ज मशीन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा, लार्ज मशीन के लिए यूज तो हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो लोड जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता है, लोड जैसे आप ओपन सर्किट, लोड क्या हुआ, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता है, लिख दे रहा हूं यहाँ, लोड डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड, डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू मशीन, मशीन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता है, ये हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बोल दिया जाए तो आपका क्या होगा, ओसी टेस्ट आप बोल लीजिए, ओसी टेस्ट माने ओपन सर्किट है, एससी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर भी इसमें आएगा। बोलिएगा ऐसे कैसे सर, तो आप एक बात बताइए, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, तो जब लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया जाता है ना, तो उस वक्त में हमारे पास लोड अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली शॉर्ट कर देते हैं एक एंड को, है ना, सेकेंडरी को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं एससी में, तो वो हमारा लोड हम मान लेते हैं उसको कि वही हमारा क्या हो गया, लोड हो गया, बट हमारे पास लोड अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको क्या किए, इनडायरेक्ट टेस्ट में रख रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो है इनडायरेक्ट टेस्ट का ही एक अलग पार्ट है, कह लीजिए रीजनरेटिव मेथड, ठीक है ना, रीजनरेटिव मेथड। इसमें क्या होता है, देखो एक का इनपुट और दूसरे के आउटपुट में कनेक्ट कर दो आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, इसमें होता क्या है, ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ, ये सब चीज़ तो ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हुआ है।
तो इसमें देखो सीधा सीधा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दो आइडेंटिकल मशीन ले लीजिए, है ना, दो आइडेंटिकल मशीन लीजिए और उसको मैकेनिकली भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये हमारा मोटर हो गया और एक हमारा क्या हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है। जनरेटर में हमारा क्या मिलेगा, मैकेनिकल, ठीक है, और इसमें हमारा इनपुट क्या काम करेगा, मैकेनिकल। यहाँ क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल। इसको क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल चाहिए, यहाँ पे हमको ये जनरेटर है उसको क्या चाहिए, मैकेनिकल। यहाँ मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। अच्छा ये इसमें हमारा क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रिकल, और यहाँ मिलेगा क्या, मैकेनिकल। ये देखो तो ये दोनों को ऐसे करके आप कनेक्ट कर दो, यहाँ से ऐसे करके वापस, यही चीज होता है ना। या फिर आप जो संपन्न टेस्ट वगैरह यूज किए हो, बैक टू बैक टेस्ट जो पढ़ाए होंगे बताए होंगे आपको टेस्टिंग में, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग में, है ना, बैक टू बैक टेस्ट बताए होंगे, तो वो सब भी आपका किस में आ जाता है, रीजनरेटिव मेथड में ही आता है। तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा जो कि आपको मैंने बताया है ना, ऑलरेडी क्लास में इसको मैंने बताया। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी चेक्ड। यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज टू बी चेक्ड, क्या चेक करना है, चेक्ड इन रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस, देखिए यहाँ पे इसने कुछ लिखा नहीं है कि किसका मेंटेनेंस की बात किया जा रहा है ना। मोटर का बात कर रहा है, जनरेटर का बात करना है, थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में भी आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, रूटीन मेंटेनेंस में क्या क्या किया जाता है। तो आइए हम बताते हैं, सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख के चलता हूँ। देखिए रूटीन मेंटेनेंस में क्या होता है, मतलब हम किसी का ओवरऑल बात कर रहे हैं, स्टैटिक मशीन का भी कह सकते हैं या रोटेटिंग मशीन का भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रूटीन मेंटेनेंस होता क्या है। देखिए वैसा मेंटेनेंस कहिए कि जो डेली हमको करना ही करना है। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस के तौर पे आप कहिए मेजरमेंट जो होता है, जैसे वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है, डिवाइस अगर आप रेगुलरली ऑपरेट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर मेजर करना है, और धूल वगैरह जो डस्ट या डर्ट होता है उस सबको साफ करना है ना, सरफेस वगैरह जो होता है क्लीन करना है, ये सब हमारा क्या हो गया, डेली का काम है। तो वो सारा चीज किसके अंतर्गत आता है, तो रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत ही आता है। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, दीज टेस्ट, पहले तो आप रूटीन मेंटेनेंस के बारे में लिख लीजिए, फिर आगे मैं बता देता हूं। रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटीज, रूटीन मेंटेनेंस आर द मेंटेनेंस, सॉरी, रूटीन मेंटेनेंस आर द मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस आर द मेंटेनेंस एक्टिविटीज सच एज रेगुलर इंस्पेक्शन। रेगुलर मतलब क्या हुआ, रोज चेक करना, रेगुलर इंस्पेक्शन और मशीन, रेगुलर इंस्पेक्शन और मशीन सर्विसिंग, जब जरूरत जिसमें हुआ रेगुलरली चेक करने के बाद नेट लगा हमें कि करना है तो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, फिर से आगे लिख लीजिए, रूटीन मेंटेनेंस इज डन, रूटीन मेंटेनेंस इज डन ऑन रेगुलर बेसिस, रोज किया जाता है। बोलिए सही है, ये सब आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था ये कि क्या मतलब कौन से मशीन का बात कर रहा है। आगे लिख लीजिए, आफ्टर द स्टॉपेज, जब आप बंद कर लेते हो मशीन को, आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ मशीन, मशीन जब आपका ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है, फिर आप उसको जब रोक देते हो, ऑन द अर्लियर, ऑन द अर्लियर डे, the next day, next day, तो machine is to be, machine is to be, machine is to be cleaned, to remove dust या डर्ट कह लीजिए, डस्ट, स्क्रैप्स, जो भी आपका और भी फालतू चीज है उन सब की बात कर रहे हैं, स्क्रैप्स इटीसी, ठीक है। तो हम सबको क्या करते हैं, मशीन जैसे ऑपरेट हुआ, चल रहा है, चलने के बाद उस दिन आप रोक दिए, अगले दिन हम फिर क्या करेंगे, जैसे शुरुआत करने से पहले हम क्या करेंगे, सबको झाड़ के पूरा एकदम साफ कर देते हैं, जो भी डस्ट वगैरह है उसको साफ कर देंगे, ठीक है। ये किसके मदद से करेंगे, तो वो भी लिख लीजिए आप, फॉर क्लीनिंग, है ना, फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग ए सॉफ्ट क्लॉथ, सॉफ्ट क्लॉथ्स, कपड़ा जिसको बोलते हो,
ब्रूम माने कि झाड़ू लगाना, है ना। देखो यही सब चीज मैं बता रहा हूँ। वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर, या ब्लोअर कह सकते हो, जिसका कि यूज करते हैं हम लोग धूल को उड़ा करके साफ कर देते हैं। ब्लोअर में बी यूज्ड, ब्लोअर में बी यूज्ड, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। चलो अगला फिर हम और क्या कर सकते हैं रूटीन मेंटेनेंस में, और हम इसके अलावे और क्या कर सकते हैं, तो उसको आप लिख लीजिए। देखिए उसके आप आगे अलावे आप कर सकते हो जो स्विचेज वगैरह, उसको भी आप चेक कर सकते हो। चेक स्विचेज, स्विच को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टार्टर जो लगाए हो, है ना, स्टार्टर्स। इंडिकेटर जो लगाए हो, इंडिकेटर्स बिफोर स्टार्टिंग, स्टार्ट करने से पहले ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेना पड़ेगा। ये भी हमारा किस में आएगा, रूटीन मेंटेनेंस में आएगा, ठीक है। उसके बाद और कह सकते हैं कि इन डेली मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस को ये आप क्या कहते हो, डेली रूटीन मेंटेनेंस, इन डेली रूटीन मेंटेनेंस करंट, वोल्टेज, ये सब मैंने बोला है आपको, ठीक है, बताया। करंट भी, वोल्टेज भी, पावर, टेम्परेचर में भी, टेम्परेचर में भी ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व करोगे तो कहीं नोट भी कर लोगे, एंड नोटेड, ठीक है। चलो अगला लिखते हैं हम लोग। अर्थ कनेक्शन हम लोग रोज चेक कर लें कि सही है कि नहीं है काम करने से पहले। अर्थ कनेक्शन मस्ट बी, अर्थ कनेक्शन मस्ट बी चेक्ड, अर्थ कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। क्यों, टू अवॉइड शॉक्स, शॉक माने झटका, फ्रॉम लीकेज करंट, फ्रॉम लीकेज करंट, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे बढ़िए। चलिए अगला में और क्या आपसे चेक कर सकते हो, तो आगे लिखिए। जब आपका थर्मल कंडीशन हम बोल रहे हैं, वाइल मशीन इज वर्किंग, वाइल मशीन इज वर्किंग, जब मशीन मान लीजिए वर्क कर रहा होता है, तो उस वक्त भी हम लोग को क्या होगा, देखना पड़ेगा ना कि कंडीशन क्या है, टेम्परेचर वगैरह का। थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन मस्ट बी चेक्ड, थर्मल कंडीशन को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, बाय चेकिंग टेम्परेचर, बाय चेकिंग टेम्परेचर, है ना, ये चेक कर सकते हो आप। अगला अगर और बोला जाए तो क्या हो सकता है, वर्किंग हम देख लें। सी दैट, वर्किंग जो है मशीन का, वर्किंग इज नॉइजलेस, मशीन जो है ऑपरेट कर रहा है वो नॉइजलेस है कि नहीं, वाइब्रेशन लेस, वाइब्रेशन लेस। अगर नहीं आपको मान लीजिए मशीन वाइब्रेशन कर रहा है या नॉइज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, वापस से उसमें कुछ भी जो भी रेक्टिफिकेशन होगा वो सब आप इसमें कर सकते हैं। नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अगला हम देखें क्या, ये हमारा हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था आपका रूटीन मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा इसी में एक और में करके क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिस्कस द रूटीन टेस्ट एंड स्पेशल टेस्ट ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके लिखा हुआ है। तो और में आप ये जानते हो कि क्या क्या आपका रूटीन टेस्ट स्पेशल टेस्ट क्या होगा, बस ये लिखना आपको, ठीक। ये रूटीन टेस्ट एंड स्पेशल कहिए, टाइप टेस्ट कर देते हैं इसको, स्पेशल टेस्ट नहीं मालूम है इसमें। टाइप टेस्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, देखो यही चीज है, ये सब आपको सेम बहुत सारा चीज है जो कि आपका कॉमन है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। आप आराम से इसको लिखिएगा, नोट्स चाहिए होगा तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा। देखिए रूटीन टेस्ट जो होता है आपको बताए होंगे, जो कि रोज किया जाता है, हर एक मशीन पे किया जाता है, यही है ना, ठीक है ना, रूटीन टेस्ट। जैसे कि अब यहाँ इसमें आ जाता है इन आई आर, इंसुलेशन रेसिस्टेंस,
इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट। देखिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट में क्या होता है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है। आप क्या करते हैं, मैगर लेते हैं, ठीक है, मैगर लिए, मैगर को अब जिस टर्मिनल के बीच में आपको इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करना है, आप उस टर्मिनल के बीच में क्या करें, कनेक्शन बनाएं। मैगर के कनेक्ट जो लीड आपका है, जो केबल रहेगा मैगर का, उसको कनेक्ट करके आप उसके बीच में कनेक्ट कीजिएगा। जो मैगर का हैंडल रहेगा उसको आप रोटेट कीजिए। रोटेट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस। तो इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, आप वहां से सेम चीज लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरा लिख लीजिए आप यहाँ पे, देखिए वाइंडिंग रेसिस्टेंस टेस्ट। वाइंडिंग रेसिस्टेंस टेस्ट, वाइंडिंग रेसिस्टेंस टेस्ट भी आपको ट्रांसफार्मर वाला हम बताएं, ध्यान रहे यहाँ पे भी हम डीसी रेसिस्टेंस ही चेक करेंगे। कौन सा, डीसी रेसिस्टेंस। ये मैंने बताया आपको कि आप सर्किट बनाइए सेम जैसा 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने बताया था, है ना, लेकिन यहाँ पे सिंगल फेज का बनेगा। सर्किट बनाइए, वोल्टेज को फ्लो कराइए और करंट को फ्लो कराइए, है ना। वोल्टेज फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा। जैसे ही वोल्टेज करंट फ्लो किया, करंट फ्लो किया, मान लीजिए, उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जो होगा उसको आप नोट कर लीजिए। वोल्टेज को भी नोट कर लीजिए और फिर करंट को भी नोट कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल के आएगा, रेसिस्टेंस। यही हमारा क्या हो जाएगा, डीसी रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ये चीज मैंने आपको बताया था कैसे मेजर कर सकते हैं। सप्लाई देना है, लो वोल्टेज मतलब सप्लाई आप दीजिए, कुछ न कुछ डीसी वोल्टेज आप अप्लाई कीजिए, और फिर आपको वोल्टेज मेजर करना है और करंट मेजर करना है। वोल्टेज मेजर कीजिए, करंट मेजर कीजिए, और वोल्टेज करंट मेजर करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा रेसिस्टेंस। ये हमारा डीसी रेसिस्टेंस। ये भी मैंने आपको बताया था कि डीसी रेसिस्टेंस क्यों मेजर करते हैं, ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना होगा ना, तो आप डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से कुछ, ठीक है, बना लीजिएगा आप डायग्राम। तीसरा आपका इसी में आता है लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट कर लेते हैं पहले इसको, है ना। तीसरा है आपका नो लोड टेस्ट। देखिए नो लोड टेस्ट में हमारा क्या हो जाता है, अब तो वहां पे सीधा सिर्फ क्या है, कनेक्शन करना है आपको, सिंपल आपको बताया होगा। कुछ ये मान लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा है, क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से कनेक्शन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक लगा लीजिए वोल्ट मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आम मीटर, एक वाट मीटर लगाइए, और फिर आपको क्या करना है, ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे आपको एक मोटर जो भी रहेगा, मोटर का आपका प्राइमरी एंड कनेक्ट कर दीजिए। सेकेंडरी जो रहेगा, क्या लोड रहेगा, मैंने जो रोटर साइड में, उससे कोई मतलब है नहीं, छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये भी कुछ वैल्यू देगा, और ये भी हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। एक फ्रीक्वेंसी मीटर भी लगा सकते हो, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो इस टाइम में, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कर लो सिंगल फेज एसी वोल्टेज कर लो, एसी वोल्टेज, है ना। अब वोल्टेज मेजर किए, करंट मेजर किए, पावर मेजर किए, और फ्रीक्वेंसी मेजर किए, ठीक है। और यहाँ से आपका ये मेजर कर लिया डेटा। मेजर करने के बाद, ये डेटा मेजर करने के बाद आप क्या करोगे, वैल्यू मिलेगा, यही जो पी मिला आपको, है ना, जो पी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कोर लॉस बताएगा, हमारा क्या होगा, कोर लॉस बताएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नो लोड टेस्ट हुआ। ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी हमारा रूटीन टेस्ट के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ वन, देखो देखो ये सब चीज आप आराम से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ठीक है। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में भी आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना। कनेक्शन आपका कुछ इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो रोटर घूमता रहेगा ना, यहाँ पे आप स्पीड भी लिख लो, रोटर हमारा यहाँ पे घूमता रहेगा। बट यहाँ अभी इस ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या करना है कि सप्लाई सेम बनाए, सप्लाई दिए, जो रोटर है उसको पकड़ के हाथ से रोक देना, मतलब संभाव क्या करना है, पूरा रोक देना, स्टॉप, उसको घूमने नहीं देना, और फिर टेस्ट को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम सप्लाई, आप यही सब सप्लाई अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, भी मिलेगा, आई मिलेगा, एंड देन एक वॉट मीटर है लगाइएगा, ये भी मिलेगा। और फिर यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है, ये भी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी हमारा ये भी जो आई होगा वो क्या बताएगा हमको, कोर लॉस बताएगा, ठीक है ना। ये भी क्या बताएगा, कोर लॉस ही बताएगा। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, रूटीन टेस्ट के अंतर्गत आता है। देखिए ये सब आपको 3 फेज में भी आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सेम चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस कनेक्शन चेंज है हमारा बस। नेक्स्ट आपका इसमें मैंने आपको और बताया था टेम्परेचर राइज टेस्ट, है ना, टेम्परेचर राइज टेस्ट, ठीक। सेम कनेक्शन बनाना है लोड के जैसा, है ना। फुल लोड जो होता है हमारा
वो उस लोड के जैसा हम लोग कनेक्शन बना देते हैं, अंतिम वहां पे लोड लगा के रखेंगे, है ना। ये जो है हमारा जैसे ये वाला है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस केस में, जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो यहाँ पे हमको लोड लगा देना पड़ेगा, ठीक है ना। लोड लगाइएगा, बस आगे आपको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप परफॉर्म किए, फिर आप ओपन सर्किट टेस्ट भी परफॉर्म कीजिएगा, वहां से कॉपर लॉस और कोर लॉस मिल जाएगा, उसको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इनिशियली T1 मेजर कर लीजिएगा, फिर जो है रेसिस्टेंस 1 भी मेजर कर लीजिएगा ऑपरेटिंग करने के पहले। सब मैंने बताया है ट्रांसफार्मर वाले में, सेम यहाँ पे है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। R1 निकल गया, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, T1 निकला, R1 निकला, और यहाँ पे R2 जब भी आपका एक परफॉर्म करोगे टेस्ट, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर स्टडी हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसको कि हम मान लेते हैं T2 मान लेते हैं। एंड देन हम फिर से कह रहे हैं यहाँ पे क्या, जो R2 होगा, जैसे टेस्ट हमारा स्टडी टेम्परेचर ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा। रेसिस्टेंस को आपको क्या करना है, मेजर कर लेना है, फिर से दोबारा डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट किया जाता है अगेन, है ना। रेसिस्टेंस मेजर कीजिए, सेम फार्मूला आपको मैंने बताया है, R2/R1 बराबर 234.5 प्लस T2 अब बटे में 234.5 प्लस T1। यहाँ से आपको फिर T2 निकाल लीजिएगा, फिर T2 माइनस T1 कर दीजिएगा, चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा, आपको मिलेगा ना। तो यही हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर राइज, कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया ये हमको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है कि टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, एक और आप लिखिए इसमें, इसी में आता है हमारा ओवरलोड टेस्ट कह लीजिए, मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट। कुछ समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटरी जो है लोड को अप्लाई करते हैं, अधिक अप्लाई करते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारा होता है अलग अलग मोटर जो होता है उसके लिए अलग अलग, कोई समय हम एक्स्ट्रा लोड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्प्लिट फेज है ना, स्प्लिट फेज, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज। रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज में क्या करते हैं, 1.6 गुना फुल लोड, जितना फुल लोड हमारा रहेगा, लोड जितना भी है उसका 1.6 गुना अप्लाई करके उस पर आप अप्लाई कर दीजिए, और इसको हम 15 सेकेंड के लिए देखते हैं अप्लाई करके। अगर ये टॉलरेट कर रहा है तो सही है, नहीं तो फिर कोई परेशानी रहेगा, उसको आप रेक्टिफाई कीजिए, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग रहता है, जनरली 1.6 टाइम ही लिया जाता है। जैसे आप फैन में यूज करते हो, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन कह लो, है ना। ये पे यहाँ पे भी आपका 1.6 इंटू फुल लोड कर लो, ये भी हमारा कितने टाइम के लिए, तो 15 सेकंड के लिए। अप्लाई करके चेक कर लीजिए, हो गया हमारा ये, है ना। ये चीज भी आप कह सकते हो, है ना। ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब आता है हमारा, यहाँ पर आप एक काम करो, देखो यहाँ से समझना, सब आ जाएगा हमारा किस में, रूटीन टेस्ट और टाइप टेस्ट में आ जाएगा। टाइप टेस्ट और रूटीन टेस्ट हम आपको बताए थे, टाइप टेस्ट में कुछ सैंपल के ऊपर में परफॉर्म किया जाता है, और रूटीन टेस्ट हमारा दोनों दोनों लगभग क्या है, सेम ही है ना। चलिए, तो ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक आपको। एक और आप करते हैं क्वाइट रनिंग टेस्टेड, मतलब आप चेक करते हो कि जो मशीन है वो हमारा ऑपरेट मतलब कर रहा है तो क्या नॉइज तो नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं क्वाइट रनिंग टेस्ट, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ ना, सारा क्वेश्चन आप इसमें लिखोगे क्या, सारा मतलब सभी टेस्ट को आप एलोबरेट करोगे क्या, लिस्ट कर देना, लिस्ट करके आपको क्या करना, कुछ कुछ को बता देना आपको कि हाँ ये सब टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। देखो, इस टेस्ट में जो क्वाइट रनिंग टेस्ट होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है नॉर्मल वैल्यू पे, है ना। और मतलब कम वोल्टेज कहिए और कम फ्रीक्वेंसी पे भी हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो इंडक्शन मशीन है उसमें से नॉइज आ रहा है, शोरगुल आ रहा है। देखते हो कभी कभी फैन वगैरह चलता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज आता है ना। कुछ फैन होता है जिसमें कम नॉइज आता है, कुछ फैन होता है जिसमें बहुत अधिक नॉइज आता है, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना ये। चलिए, एक इसी में आता है लोड टेस्ट। लोड टेस्ट देखो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। लोड टेस्ट, लोड टेस्ट में क्या होगा, जो कनेक्शन था एज इट इज आप बनाइए, जो कि आपने ब्लॉक रोटर टेस्ट में बनाया। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, उसको हाथ से ब्लॉक कर देते थे। अब यहाँ पे लोड टेस्ट में ब्लॉक नहीं करना है, हमें क्या करना है, लोड अप्लाई करना, ठीक है।
लोड अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरह से आप बेल्ट वगैरह क्या करोगे, लगा दोगे, फीता वाला बेल्ट ड्राइव आपको मैंने बताया होगा। यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप लगा दीजिए और फिर आप मशीन को ऑपरेट कराइए। मशीन ऑपरेट कराएगा, डेफिनेटली ये रोटर क्या होगा, घूमेगा, है ना, ये घूमेगा। इसके साथ में हो सकता है आप और लोड लगा दो धीरे धीरे, लैब में तो ऐसा ही किया जाता है, ठीक है ना। और फिर इसको क्या करोगे, यहाँ से लोड अप्लाई कीजिए और जो भी हमारा इक्विपमेंट लगा के रखिए, जैसे वोल्टेज होगा, करंट होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, पावर वाट मीटर होगा, इन सब का मेजरमेंट आप कर लीजिए। ये जो हमारा पावर होगा ये क्या बताएगा, कॉपर लॉस बताएगा। क्या बताएगा, कॉपर लॉस बताएगा। बाकी आपका सेम प्रोसेस है, जिस तरह से आप ट्रांसफार्मर में करते हैं लोड टेस्ट, वैसे ही है। अंतर सिर्फ किसका है, लोड का, कि आप लोड किस प्रकार से अप्लाई करते हो। तो ये सारा टेस्ट आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, किसमें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 4 के बाद आपका है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार इसमें बोलते थे सर ये क्या होगा। आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के नेसेसरी कंडीशन के पैरेलल ऑपरेशन क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा आप पहले इस चीज को, कि हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते ही क्यों हैं, अल्टरनेटर में हम लोग पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, तो इस चीज को भी आप जानते हैं, ठीक है। देखिए तो पहला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, अगर पूछ दिया तो आप लिख लीजिएगा, नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन हम लोग करते क्या, मान लीजिए लोड ग्रोथ पहला कर देते हैं, लोड ग्रोथ, लोड अगर बढ़ गया आपका, ठीक है, आपका मतलब इन द सेंस कि लोड हमारा ज्यादा हो गया किसी का, ठीक है। अभी के टाइम में करंटली आप क्या देख रहे हैं कि लोड जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है ना। तो अगर मान लीजिए कोई एक यूनिट बनाए हैं, एक यूनिट अल्टरनेटर हमारा कहीं लगा हुआ है, एक यूनिट अगर है, लोड हमारा ज्यादा हो रहा है, क्या ये फुलफिल कर पाएगा, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, एक और पैरेलल में इसको हम यूनिट बना करके लगा देते हैं, तब इससे भी प्रोडक्शन होगा और इससे भी प्रोडक्शन होगा, और सब हमारा क्या करेंगे, इस दोनों को पैरेलल में कनेक्शन करके हम क्या करेंगे, सप्लाई भेजेंगे, है ना। इस दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके सप्लाई करेंगे। तो जरूरत क्या हुआ, लोड डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी हुआ। इसको भी आपको लिखना है, लिख दीजिए, नाउ डेज, आजकल लोड डिमांड क्या है हमारा, लोड डिमांड इज इंक्रीजिंग, लोड डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, लोड डिमांड इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो गया, और इसके वजह से पावर भी क्या हो रहा है, यूज ऑफ पावर, काउजेज कर देते हैं, काउजेज यूज ऑफ पावर, ठीक है। उसके वजह से हमारा क्या हुआ, टू मीट द लोड डिमांड, टू मीट द लोड डिमांड, एडिशनल यूनिट हमको अलग से एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, एडिशनल यूनिट ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का कोई एक्स्ट्रा यूनिट क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, टू एडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट, है ना। रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लगाते हैं जिसको कि पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब आगे देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, ये भी आप कर सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, जो आप यूज कर रहे हैं वो उसमें भी हमको क्या चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, है ना। देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, सेम चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी का मतलब क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक, यहाँ पे हम 2 यूज किए हैं तब बोल रहे हैं, अभी पहले मान लेते हैं कि एक ही यूज किए हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अभी हमारे पास एक यूनिट है, अगर मान लिया इस यूनिट में किसी तरह का कोई फॉल्ट हुआ तो हमको क्या होगा, पूरा शट डाउन हो जाएगा, होगा ना। लेकिन अगर मान लें कि इसके साथ में हम लोग एक और यूनिट लगा दिए, एक और यूनिट हम लगा के रखे हैं, दोनों से सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये फॉल्ट भी हुआ तब भी सप्लाई तो हम इससे दे ही सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा शट डाउन हो जाएगा, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इससे हम सप्लाई दे सकते हैं, मतलब हमारा सप्लाई क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। फिर इसमें आप मेंटेनेंस कर लीजिए, फिर इसको ऑन कर लीजिए, समझ रहे बात को। तो यही चीज हमारा बोल रहा है कि जो कंटिन्यूटी है वह भी हमारा इससे
मिलता रहेगा। क्यों? जब हम पैरेलल कंडीशन करते हैं तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ ओनली वन यूनिट, एक यूनिट के जगह पे आप कर सकते हैं सप्लाइंग द पावर मैनी स्मॉलर यूनिट्स, बहुत सारा छोटे छोटे यूनिट्स, मैनी स्मॉलर यूनिट्स क्या करता है? रन करता है ना, सेल रन ऑन दी system, so if any of the units fails, अगर कोई यूनिट फेल होता है तब क्या होगा? the other unit, दूसरा यूनिट वर्क करेगा, the other unit can meet the demand to continue the supply। बहुत सारे बेनिफिट हैं, इस वजह से है कि पैरेलल ऑपरेशन यूज किया जाता है ना। चलिए अगला देखिए आपका, इसी में हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस साथ में कर दे रहे हैं आपका, ठीक है। इसी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी हमारा क्या होता है? सहूलियत होता है। अगर मान लीजिए अलग अलग यूनिट है तो किसी एक को यूज कीजिए और किसी एक को जिसको करना है आप यूज कीजिए, बाकी को बंद करके उसका मेंटेनेंस कर दीजिए। लिख लीजिए इसमें भी, समटाइम्स the units are to be taken off from the system for repair work। रिपेयर वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक यूनिट, जैसे मान लीजिए 2-3 यूनिट हम यूज कर रहे हैं, तो अगर किसी एक में रिपेयर होगा तो बंद कर दीजिए, बाकी तो सारा यूज कर सकते हैं ना। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही यूनिट है, उसी में आपको रिपेयर करना है, तो एक ही यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो सप्लाई भी हमको नहीं मिलेगा, तो वो भी परेशानी है, इस वजह से भी हमको दिक्कत हो जाएगा, है ना। इन इट्स प्लेस, इसके जगह पे हम फिर क्या कर सकते हैं? दूसरा चला सकते हैं, इन इट्स प्लेस अदर यूनिट is to parallel to the circuit so the faulty, या जिसको रिपेयर करना है ना, faulty unit can be taken off for repair। ये हो गया। आगे ये तो मैंने बताया कि क्यों हम करते हैं, है ना। क्वेश्चन आपका सिर्फ था क्या? कंडीशन था, लिख लीजिए कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन का क्या क्या कंडीशन है उसको आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, लिख लीजिए, फेज सीक्वेंस जो है ना, फेज सीक्वेंस इनकमिंग मशीन का और बस बार का दोनों का सेम होना चाहिए। लिख दीजिए इसमें, फेज सीक्वेंस ऑफ ए इनकमिंग मशीन एंड द बस बार वोल्टेज शुड भी क्या होना चाहिए? सेम, शुड बी आइडेंटिकल कह लीजिए या सेम कह लीजिए। दूसरा आपका क्या है? टर्मिनल वोल्टेज दोनों का बराबर होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर must be सेम, बराबर होना चाहिए एज दी बस बार वोल्टेज। हो गया ना। ये भी हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगला आप देख लीजिए, इसी में तीसरा कंडीशन आपका जनरेटेड फ्रीक्वेंसी।
दोनों में बराबर होना चाहिए। जनरेटेड फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटर में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा वो और बस बार का बराबर होना चाहिए। जनरेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर must be same as that of bus bar frequency, है ना। दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी में अगला पॉइंट है आपका पोलैरिटी। दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पोलैरिटी ऑफ द इनकमिंग, polarity of the incoming alternator terminal alternator terminal must be same as that of bus bar terminal, है ना। बस बार टर्मिनल और अल्टरनेटर टर्मिनल दोनों का क्या होना चाहिए, जो पोलैरिटी है वो सेम होना चाहिए। बोलिए सही है, यहाँ तक तो सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी में एक और क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन को आप देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कोर लैमिनेशन, कि हम कोर को लैमिनेटेड फॉर्म में क्यों यूज करते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन देखो आप, ये तो आराम से लिख सकते हो, इसी का कोर और का है आपका, ठीक है। और में जो है वो यूज किया हुआ है ये, और कि बोला जा रहा है कि कोर ट्रांसफार्मर में जो हम यूज करते हैं, वाई इज कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड, ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड, ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वह लैमिनेटेड क्यों होता है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है लेमिनेट हम क्यों करते हैं, लेमिनेट हम इसलिए करते हैं ताकि ईडी करंट हमारा लॉस हो जाए। ऐसे हम बेसिक समझ लेते हैं इसको। आप अगर देखिए लेमिनेशन फॉर्म में करते हैं, छोटा 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 हमारा हो गया, ठीक है। छोटा छोटा जैसे ही होगा तो मतलब एरिया हमारा क्या हो गया, कम हो गया। रेसिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो है करंट आपका वो फ्लो नहीं कर पाता, है ना। अच्छा करंट की बात करें तो कौन सा करंट नहीं फ्लो कर पाता, फ्लक्स तो हमारा ठीक ठाक लिंक करता है। फ्लक्स लिंक करने की वजह से मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है ना। तो करंट तो फ्लो नहीं करता है प्राइमरी टू सेकेंडरी। जैसे हमारा ये आपका कुछ इस प्रकार से है, ऐसे समझ लीजिए ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी है। तो इसमें सप्लाई देने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे कोर से ऐसे सप्लाई जाता है, यहाँ तो सिर्फ फ्लक्स सेटअप होता है ना। तो फ्लक्स जो सेटअप होता है इसी इसी ये तो हमारा एक्चुअल मेन फ्लक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे कोर को हम लेमिनेटेड फॉर्म में रखते हैं, जिसके बाद से अलग अलग ब्लेड के फॉर्म में कह लीजिए, बहुत ही पतला पतला सीट्स के फॉर्म में रखते हैं। तो एरिया हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो कुछ फ्लक्स जैसे ऐसे ये वाला चीज हमारा मान लो इधर भी फ्लक्स लिंक करेगा, इधर भी ऐसे करके लिंक करेगा, तो कुछ फ्लक्स जो होता है लीकेज होता है ना, लीकेज फ्लक्स, है ना। तो लीकेज फ्लक्स के कारण कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और वही करंट हमारा क्या कहलाता है, ईडी करंट लॉस कर, ईडी करंट कहलाता है, ठीक। तो इस ईडी करंट के कारण से हमारा कुछ क्या होता है, लॉस होता है। तो यही चीज हमारा यहाँ पे है, एरिया अगर कम है, रेसिस्टेंस हमारा ज्यादा है, तो ईडी करंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, कम फ्लो करता है। ईडी करंट अगर कम फ्लो करता है तो ईडी करंट लॉस भी हमारा क्या होगा, कम होगा। आसान भाषा में इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इसको लिख भी लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर कोर, है ना, आर लेमिनेटेड, ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड। कोर क्या होता है हमारा, लेमिनेट किया हुआ रहता है ना। क्यों, तो टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे लिख लीजिए, बाय प्रोवाइडिंग लेमिनेशन, by providing lamination the of each area of each parts, each part मैंने लेमिनेशन वाला बात कर रहा है ना, गेट्स रिड्यूस,
रिड्यूस काउजेज, जिसके कारण क्या होता है, काउजेज रेसिस्टेंस विल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। विच लिमिट्स, जो कि क्या करेगा, लिमिट करेगा किसको, करंट को, विच लिमिट्स द, और कौन सा करंट, ईडी करंट है ना, विच लिमिट्स द ईडी करंट टू मिनिमम वैल्यू, टू ए मिनिमम वैल्यू, बहुत कम तक में इसको क्या करता है, लिमिट कर देता है टू ए मिनिमम वैल्यू, एंड हैंस क्या हो जाता है, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस जो होगा हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ईडी करंट लॉस रिड्यूसेस। देखो ओवरऑल सब चीज मशीन का है, कोई अलग सब्जेक्ट है बस बना हुआ, लेकिन है मशीन का ही पोर्शन पढ़ना, ठीक है। आगे लिख लीजिए, द लैमिनेशन प्रोवाइड a small gap, lamination provide a small gaps between the plates, चूंकि छोटा छोटा आप यूज करते हो ना, ऐसा ऐसा करके सीट आता है, तो इतना कितना भी रहेगा, ये कुछ ना कुछ तो गैप, माइनर गैप तो इसके बीच में रह ही जाएगा ना, तो वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे कि बहुत ही स्मॉल गैप जो है ये प्रोवाइड करता है, लेमिनेशन के बीच में स्मॉल गैप्स रहता है, ठीक है। एज इट इज easier for magnetic flux to flow through iron than coil, जिसके कारण हमारा क्या होगा, लीकेज फ्लक्स जो होगा, that causes core loss minimized, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कोर लॉस भी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन इसी का है आपका, अगला में पांचवा क्वेश्चन है कि स्टार्टर क्या होता है, ठीक है, उसको भी आप शॉर्ट में देखिए, ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहते। पांचवा में है आपका व्हाई इट इज नेसेसरी, क्वेश्चन है व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज अ स्टार्टर, for a starting an इलेक्ट्रिकल मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब क्या जरूरत है। देखिए चाहे डीसी हो मोटर हो, चाहे एसी मोटर हो, माने कि इंडक्शन मोटर हो, दोनों में आपको स्टार्टर का जरूरत होता है। आप जानते होंगे इतना बात कि जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम में ये आपको मालूम होगा कि जो करंट होता है बहुत ज्यादा फ्लो करता है मशीन के अंदर, है ना, बहुत ज्यादा फ्लो करता है। अगर वह करंट को हम लिमिट नहीं करें तो वह करंट क्या करेगा, मोटर के वाइंडिंग वगैरह को क्या करेगा, जला देगा, ठीक है। अधिक करंट के वजह से क्या होगा, हीटिंग होगा, और हीटिंग होने के वजह से हमारा क्या होगा, इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, और इंसुलेशन डैमेज होने की वजह से कंडक्टर कॉइल सब क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो आसानी से इसको आप नहीं लिख सकते हैं कि स्टार्टर क्या है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए इसको भी। चलिए लिखिए, इसमें देखिए स्टार्टर हमारा एक तरह से कहिए कि प्रोटेक्शन डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, जो कि मोटर में लगाया जाता है ना। यह सिर्फ स्टार्ट करने के टाइम में यूज होता है, यह स्टार्ट करने के लिए नहीं होता है, यह क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, तो टू लिमिट दी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए बस यूज किया जाता है। अब स्टार्टिंग करंट को लिमिट क्यों करना रहता है, तो चूंकि स्टार्टिंग के टाइम में जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त में स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है, जनरली 5 to 6 टाइम्स के लीजिए, 500 से 6 गुना रहता है, इंडक्शन मोटर में बोल रहे हैं, इंटू IFL, है ना। फुल लोड करंट जो भी निकल के आता है उसका 5 से 6 गुना आपका यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो अब तो अगर मान लीजिए फुल लोड के हिसाब से आप डिजाइन किए हैं और उससे 5 से 6 गुना करंट आप उसमें फ्लो करवा रहे हैं, तो वो जलेगा ही ना,
तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर को यूज करते हैं। सो राइट डाउन हियर, फॉर मोटर, फॉर मोटर ए स्टार्टर इज ए सेफ्टी डिवाइस कर लीजिए, या इज ए सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस क्या हो गया, ये एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस हो गया है। दैट हेल्प्स, वो क्या करता है, दैट हेल्प्स टू स्टार्ट द मोटर, टू स्टार्ट द मोटर सेफली, है ना, सुरक्षित जो है मोटर को स्टार्ट करने में यूज करता है। अच्छा, इसी के आगे और लिख सकते हैं इसी में, द स्टार्टर इज ए, स्टार्टर इज ए स्विचिंग एज वेल एज प्रोटेक्टिंग डिवाइस। स्विचिंग क्यों बोल रहे हैं, देखो DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सुने होंगे, है ना, इंडक्शन मशीन में होता है, उसमें हमारा वो स्टार्टिंग करंट को लिमिट नहीं करता, फॉर स्विचिंग पर्पस ही हम लोग यूज करते हैं उसमें, ठीक है ना, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाता है आपका। प्रोटेक्टिव डिवाइस आगे लिख लीजिए, इट प्रोवाइड्स, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इट प्रोवाइड्स बोथ स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन, एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन, दोनों प्रोवाइड करेगा, स्विचिंग भी कर रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। स्विचिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि DOL जो हम यूज कर रहे थे उसमें कर रहे थे। आगे इसी में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर आर हैविली, और कॉस्टली भी होता है, हैविली इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, विच इज कॉस्टली, विच इज कॉस्टली, जो कि क्या होता है, महंगा होता है ना। अगर मान लीजिए ये महंगा होता है, इसलिए अगर हम बोले सो, इसलिए अगर डैमेज हो जाता है इलेक्ट्रिकल मोटर तो हमारा क्या होगा, एक ह्यूज लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सो द डैमेजिंग, सो द डैमेजिंग of an electric motor, damaging of an electric motor can make a huge loss, है ना, बहुत ज्यादा लॉस करा सकता है अगर यह लॉस हुआ तब, मतलब जल गया या किसी कारण से अगर दिक्कत हुआ इसमें तब, ठीक है। तो उस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम लोग यूज करते हैं स्टार्टर का, ठीक है ना, स्टार्टर का यूज करते हैं। सो राइट डाउन हियर, if we connect, if we connect a motor, a motor directly, देखो कम HP वाला है, कम रेटिंग का मोटर है, उसको हम छोड़ के बात कर रहे हैं, ठीक है। मोटर डायरेक्टली टू द पावर, टू द पावर सप्लाई, तो ये क्या करेगा, इट विल ड्रॉ मोर करंट, इट विल ड्रॉ मोर करंट, ये क्या करेगा, अधिक करंट ड्रॉ करेगा, सडनली, अचानक से एकदम सडनली, और जिसके कारण क्या होगा, विच काउजेज, which causes so many harmful effect, harmful effect। अब harmful effects का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा इंसुलेशन डैमेज होगा, इंसुलेशन डैमेज होगा तो करंट हमारा मतलब करंट बढ़ने से इंसुलेशन डैमेज होगा, तो वही सब हो गया हमारा, ड्यू टू हाई करंट कह लीजिए, करंट फ्लो, एक्सेसिव हीट होगा, EXCESSIV, एक्सेसिव हीट में प्रोड्यूस एक्सेसिव हीट हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा इन मोटर, इन मोटर, ठीक।
वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग जो कि क्या करेगा, इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है, विच डैमेज इंसुलेशन। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 50% इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाता है ना, 50% इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट जाता है। और इंसुलेशन रेसिस्टेंस अगर घट गया तो करंट आपका एक कंडक्टिंग पाथ बना देगा, और कंडक्टिंग पाथ बनाने की वजह से करंट जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए फ्लो नहीं करेगा, कहीं से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा समझिए आपका क्या होगा, वो लॉस, मतलब कि जल जाएगा। अगला पॉइंट इसी का लिख लीजिए, मोटर वाइंडिंग में बर्न, जैसे ही आपका इंसुलेशन डैमेज हुआ मोटर का वाइंडिंग क्या होगा, बर्न हो जाएगा, मोटर वाइंडिंग में बर्न, ये भी हमारा क्या होगा, बर्न हो सकता है। अगला पॉइंट लिख दीजिए इसी में, सडन कंजम्पशन, अचानक जो कंजम्पशन हो रहा है करंट का, ये भी वोल्टेज डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। सडन कंजम्पशन ऑफ हाई करंट, high current can create a voltage disturbance, create a voltage disturbance, ठीक है, जिसके कारण से कि क्या होगा, जो आपने मोटर लगाया हुआ है दूसरा मोटर भी उसके साथ है, उस वो भी आपका परेशानी में आ जाएगा। तो लिख दीजिए, टू दी इनकमिंग सप्लाई, इनकमिंग सप्लाई that can affect, that can affect the other loads, दूसरा लोड भी जो आप लगाए हुए हैं वो भी हमारा क्या होगा, प्रभावित होगा, कनेक्टेड टू सेम सोर्स, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं किसमें, स्टार्टर में, ये सारा पॉइंट जो है आप स्टार्टर में इसको आप नोट कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा, हो गया आपका स्टार्टर यहाँ पे समाप्त। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और कितना लिखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिए आप समझिएगा कि अब अगला क्वेश्चन क्या क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि करवाया हुआ है तो हम वो करवाने के लिए नहीं है, वो नहीं करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका और में करके दिया हुआ, ठीक है। देखो इसी का और में किया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कुछ लिखना है आपको, डिस्कस करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ ऑफ इंसुलेशन, लाइफ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, है ना, यही क्वेश्चन है आपका लिखना है। ये आप इंसुलेशन टेस्टिंग जो हमने किया है, ठीक है, यूनिट 5 में, ठीक, यूनिट 5 में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलेगा, टॉपिक है आपका डायरेक्ट, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी में आपका, डिस्कस द फैक्टर्स डिजाइनिंग ऑफ अ फाउंडेशन ऑफ मशीन, 6 नंबर क्वेश्चन, फैक्टर्स डिजाइनिंग द फाउंडेशन ऑफ मशीन, मशीन का जो फाउंडेशन बनाया जाता है उसमें क्या क्या फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं, है ना, ये भी आप देख लीजिएगा, यूनिट 6 में बताया होगा, इंस्टॉलेशन में बहुत सारा मतलब अच्छे से बताया है यहाँ पे फाउंडेशन हम कैसे बना सकते हैं। इसी का और क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल पूछ दिया यहाँ पे, देखिए एक्सप्लेन द यूज ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, और कैसे मॉइस्चर इफेक्ट करेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बता दे रहा हूँ आप इसको लिखिएगा, है ना, इफेक्ट ट्रांसफार्मर ऑयल एंड हाउ मॉइस्चर इफेक्ट द ट्रांसफार्मर, है ना, कैसे ये इफेक्ट करेगा। देखो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे समझ लो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा अपने से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये भी बताया हुआ भी है। ट्रांसफार्मर ऑयल जो है क्यों यूज करते हैं, तो कूलिंग पर्पस के लिए, क्यों यूज करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए, या फिर एक और होता है इंसुलेटिंग पर्पस के लिए, है ना, इंसुलेटिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं।
चलो ये हो गया। अच्छा इफेक्ट की बात हम करें तो आप देखो ब्रेक डाउन हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर अगर मॉइस्चर ज्यादा हो गया या मॉइस्चर आ गया तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मॉइस्चर बढ़ा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। ये तो आपका पहला हो गया, बाकी आप इसमें लिखिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम करते हैं, ये पहला था। दूसरा फिर से बोल रहे हैं, मॉइस्चर अगर फिर से बढ़ा तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो अब यहाँ से रिलेट कर सकते हो, अब लंबा चौड़ा इसमें तुम चाहो तो लिख सकते हो, है ना। मॉइस्चर अगर बढ़ा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट गया। इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट गया तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, कंडक्टर जो होगा, है ना, कंडक्टर जो होगा वो डैमेज होने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे रेसिस्टेंस घट रहा है, करंट का फ्लो हो सकता है हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अननोनली करंट कहिए, अनवांटेड करंट हमारा बढ़ जाएगा, जिधर से फ्लो करना चाहिए उधर से ना फ्लो करके कहीं और से करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट। जैसे कि मान लो ये कोई दो कंडक्टर है, इसके ऊपर आपका इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर इंसुलेशन, जैसे ये इंसुलेशन धीरे धीरे कम होने लगा, है ना, ये इंसुलेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम अगर होने लगता है तो क्या हो जाएगा, ये कोई अनवांटेड पाथ बना देगा। अनवांटेड पाथ मतलब देखो करंट का फ्लो मान लीजिए ऐसे रहा होगा, ठीक है, ऐसे रहा होगा, अभी क्या करेगा, ऐसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये तो हमको नहीं चाहिए था ना, वही चीज यहाँ पे कि अनवांटेड करंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, अनवांटेड करंट बढ़ जाएगा। अनवांटेड करंट बढ़ने की वजह से फिर से आप कह लीजिए हीटिंग बढ़ेगा, और हीटिंग बढ़ने की वजह से आपका कंडक्टर फिर क्या होगा, कंडक्टर डैमेज हो जाएगा, कंडक्टर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये सारा चीज आप इसमें लिख सकते हो, लिखिएगा आप इसको अपने भाषा में। देखिए जो जरूरत था जितना वहां पे मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज आपको बताया हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हुआ, तो इसलिए करने का हम नहीं सोच रहे आपको। तो ये था आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अच्छा उसी के बाद हम ग्रुप सी वाला क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो इसमें भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करा हुआ। ग्रुप सी वाला में देखिए क्वेश्चन है आपका, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है ये आपको पूछा जा रहा है। डिस्कस द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड रेगुलेशन स्टैचुरी रेगुलेशन फॉर सेफ्टी एंड इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑन इंस्टॉलेशन। इसको यूनिट 1 में देखिएगा आप, यूनिट 1 में बताया हुआ है, ठीक है, वहां से कर लीजिएगा। अच्छा फिर से पूछा जा रहा है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इसी में है और में, ये 7 नंबर क्वेश्चन था, इसी का और है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस ऑफ मशीन, ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। एंड इसी में है एक और, टोटल प्रोडक्टिव मशीन, टोटल प्रोडक्टिव मशीन। देखिए दोनों चीज बताया हुआ है आपका, ये चीज आप यूनिट 2 में खोज लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां पे दिया हुआ है नोट्स में, सीधा सीधा लिखा हुआ है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होगा, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होगा, एग्जाम्पल के साथ समझाया होगा। सो यहाँ पे आप इसको कवर कर लीजिएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हाँ ये भी क्वेश्चन देखो मैंने कराया है, यहाँ आ जाओ, ये आ जाओ, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ इंडक्शन मोटर, है ना। इंडक्शन मोटर का प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो ये भी मैंने कराया है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया है। आप अगर नोट्स देखिएगा तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, है ना, वहां पे आप अगर देखिएगा तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। ऐसे आपको लिखना है तो आप चाहिए तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी में हमारा प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन दोनों का हम कर रहे हैं, आपको साथ साथ में कवर कर दे रहे हैं, आप दोनों का इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी में पहला लिख लीजिए, डेली मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस में देखो क्या क्या हो जाएगा, कि विजुअल, हमको विजुअल इंस्पेक्शन कर लेते हैं पहले, है ना, विजुअल इंस्पेक्शन, हम लोग सारा चीज को विजुअली देख लेंगे कि कहीं कोई खराब तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, इन सबको हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। पहला था आपका कौन सा, विजुअल इंस्पेक्शन, देख लीजिएगा, इसका नोट्स भी होगा आपका, ठीक है। यूनिट लास्ट में आपका होगा, यूनिट 3 में आपको ही मिलेगा, ठीक है ना, रोटेटिंग मशीन वाला लास्ट में जो आपका नोट्स होगा ना, उसके लास्ट में ही दिया हुआ है।
विजुअल इंस्पेक्शन। उसके बाद दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग, जो मोटर वाइंडिंग होता है उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक मोटर वाइंडिंग फॉर ओवरऑलिंग, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा में हम कर लेते हैं कंट्रोल इक्विपमेंट को हम चेक कर लेते हैं, चेक कंट्रोल इक्विपमेंट, है ना। क्या करेंगे, कंट्रोल इक्विपमेंट को चेक कर लेंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। चलो अगला लिखो आप फोर्थ पॉइंट में, टेम्परेचर बेयरिंग। और बेयरिंग टेम्परेचर कर देते हैं ना, जो बेयरिंग होगा वो जो रोटेट करेगा उसकी बात कर रहे हैं, बेयरिंग टेम्परेचर। उसी में आपका है चेक इंड प्ले, इंड प्ले जो होगा उसको चेक कर लीजिएगा, चेक इंड प्ले, जो अंतिम में लगा हुआ रहता है, दोनों साइड से लगा रहता है ना, उसी को हम इंड प्ले बोल रहे हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद हम लोग इसी में देख लेते हैं लुब्रिकेशन, ठीक है ना। लुब्रिकेशन भी आप उसमें चेक कर सकते हो, तो लुब्रिकेशन आप देख लीजिएगा, लुब्रिकेशन, ठीक। तो इसको आप कर सकते हैं आराम से, अगर आप चाहिएगा कि कैसे लिखना है, ये सब चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इजीली आप चाहिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन आप कीजिएगा तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको बना बनाया चाहिए। चलिए उसी के आगे हम आगे बोल रहे हैं, अब लिख लीजिएगा अगला में वीकली मेंटेनेंस, ठीक है। वीकली मेंटेनेंस में क्या क्या हो जाएगा उस चीज को भी आप लिख सकते हैं। वीकली मेंटेनेंस, ठीक है। वीकली मेंटेनेंस में देखो क्या होगा, चलिए इसमें देखिए आपका बेल्ट टेंशन जो लोड में हमारा लगा रहेगा वो चेक कर लीजिएगा, बेल्ट टेंशन को क्या करना है, चेक कर लेना, ठीक। बेल्ट ड्राइव इन केस ऑफ, चेक कर लो, बेल्ट टेंशन इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव सिस्टम। उसके बाद फिर से आ जाओ एग्जामिन, क्या चीज, स्टार्टर वगैरह को भी चेक कर लेना, एग्जामिन दी स्टार्टर, स्टार्टर स्विचेस, ये सब तो देखो रोज भी करना है आपको, फ्यूजेस, लूज कनेक्शन, लूज कनेक्शन, etc। देखो रोटेटिंग मशीन है, ये सब में आ जाएगा आपका, इंडक्शन मशीन की आप बात करोगे तो ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका लुब्रिकेंट, इसमें भी चेक कर लीजिए, चेक लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट इन बेयरिंग, ठीक है। इसी में आ जाइए एयर गैप, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ठीक है ना। तो ये सब आप आराम से इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर इसी में मंथली, मंथली में भी आपको क्या करेगा, मंथली भी आप कर सकते हैं इंस्पेक्ट एंड क्लीन ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसी का जो जहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा रहेगा, ठीक है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सर्किट ब्रेकर जो रहेगा उसमें आप उसको चेंज कर लीजिएगा, लिख लीजिए इंस्पेक्ट एंड क्लीन, ठीक है ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है आपका रिन्यू ऑयल इन हाई स्पीड बेयरिंग, जहाँ पे लुब्रिकेंट आप यूज कर रहे हैं, जहाँ पे कि बेयरिंग बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आपका, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो उसका लुब्रिकेंट होगा उसको रिन्यू करो, तुरंत हटाओ, ठीक है। बेयरिंग इन डैम्प, डैम्प मैंने भींगा हुआ जहाँ पे रहता है, ठीक है, डैम्प एंड डस्टी लोकेशन, जहाँ पे कि धूल वगैरह आता है, डस्टी लोकेशंस, ठीक है। तो ये सारा चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है सिक्स मंथ, सिक्स मंथली भी आप यहाँ पे क्या है कर सकते हो, क्लीन मोटर, मोटर को आपको फिर से बढ़िया से साफ करना पड़ेगा, क्लीन मोटर बाय ब्लोइंग आउट डर्ट,
फ्रॉम वाइंडिंग, फ्रॉम वाइंडिंग, वाइंडिंग से आपको क्या करना है, जो डस्ट वगैरह है, डर्ट वगैरह है, उन सबको आपको ब्लो कर देना, मतलब साफ कर देना, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट इसी में आपका, ब्रशेस एंड रिप्लेस वर्न ब्रशेस, ब्रशेस को चेक कीजिए, चेक ब्रश, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ब्रश लगा रहता है ना, चेक ब्रश एंड रिप्लेस इट, रिप्लेस इफ नेसेसरी, ठीक है। चलिए अगला पे लिख लीजिए आप, इनपुट और आउटपुट जो है, ब्रश का प्रेशर भी पहले आप कर लीजिए, चेक ब्रश प्रेशर, ठीक है ना। अगला आप कर लीजिए, चेक मोटर फुट बोल्ट, फुट मैंने जो टाइट करने के लिए रखे हैं ना, वो सब जो फाउंडेशन पे रखे हुए हैं उसको, पुली, कपलिंग, गियर स्क्रूज, एक बार बढ़िया से पूरा सबको चेक कर ही लेना है ना। ये एटीसी हो गया। नेक्स्ट आपका जो भी कवर वगैरह, बेल्ट वगैरह, सबको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और कर लीजिए, चेक टाइटन कनेक्शन, लूज कनेक्शन कर देता है, चेक कनेक्शन मैंने लूज कनेक्शन, है ना, चेक लूज कनेक्शन कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ है, बाकी देखिए पीडीएफ में और लिखा हुआ है, उस पर भी आप कॉपी कर लीजिएगा, सेम चीज़ है, आप लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग लिखा हुआ वहाँ पे भी, ठीक है, यही चीज़ है आपका। अगला लिख लीजिए आप यहाँ पे ईयरली, ईयरली में आप क्या कर सकते हैं, क्लीन आउट, पहले पूरे को पूरे आपको पहले साफ करना है, क्लीन आउट एंड रिन्यू, रिन्यू ग्रीस, ग्रीस मैंने जो आपने ऑयल लुब्रिकेंट यूज करा है, कहाँ पे, इन बॉल बेरिंग, बॉल, या फिर आप रोलर बेरिंग यूज कर रहे हो तो वहां पे रोलर बेरिंग, ठीक है। फिर से आप इंसुलेशन रेसिस्टेंस चेक कर लीजिए, कहीं गलत तो नहीं हो गया, चेक इंसुलेशन रेसिस्टेंस, चेक एयर गैप, नेक्स्ट है आपका क्या, चेक कंट्रोलर, और सॉरी कम्यूटेटर, चेक कम्यूटेटर फॉर स्मूथनेस, ठीक है। तो इन सबको आप आराम से इसको कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि एनुअली आप और भी लिख सकते हैं, जैसे एयर गैप भी आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और चेक तो करना ही पड़ेगा, साल भर में तो एक बार आपको पूरा सब कुछ ओवरऑल एक तरह से करना पड़ता है कि हाँ एक बार पूरा देख लें, ठीक है ना। ऑयल जो है वो भी आप देखिएगा सही है कि नहीं, या फिर से साफ वगैरह जो है, ये सब आपको यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आप नोट्स जो है वहाँ पे प्रेफर कीजिएगा, है ना, वो नोट्स आप प्रेफर कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी में है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक मिनट, इसी का और में लिखा हुआ आपका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो आपको कराया हुआ, जस्ट रेफर द नोट्स, कंपैरिजन बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ठीक है। कंपैरिजन है आपका बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, राइट डाउन इट, लिख सकते हैं इसको। अच्छा इसी में एक और साथ में क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिया, आप देखिएगा, ये आपको बताया हुआ है, यूनिट 2 आप खोजिएगा, यूनिट 2 में आपको ये सब मिल जाएगा, मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये इसके लिए आप यूनिट 2 जो है रेफर कीजिएगा, है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑयल फिल्ट्रेशन है, इसको रहने देते हैं। हाँ अच्छा एक चीज आपका ये बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट करता है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखो कमीशनिंग और है आपका करके, ठीक है। कमीशनिंग क्या होता है,
ठीक है ना, इसको है बताया जा रहा है कि कमीशनिंग क्या होता है, या फिर आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे जब हमें कमीशनिंग करना होगा किसका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा है, आप कह लीजिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, और शायद आपको बताया हुआ भी है, बट आप किए हैं शायद, पता नहीं किए हैं, मालूम नहीं। तो देखिए इसको, कमीशनिंग का मतलब होता है, जैसे समझिएगा दो टर्म आता है, एक आता है कमेंसिंग, ठीक है, एक होगा कमेंसिंग, दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। कमेंसिंग होता है, कमेंसिंग का मतलब होता है जब आप स्टार्ट करोगे ना, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना, तो काम जो इंस्टॉलेशन मोटर वगैरह इंस्टॉल करना होगा ना, तो जो स्टार्ट करोगे ना, उसको हम लोग करते हैं कमेंसिंग, कमेंसिंग कहते हैं। स्टार्ट, स्टार्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन कह लेते हैं, स्टार्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कमीशनिंग बोलते हैं, कमेंसिंग बोलते हैं। और कमीशनिंग बोलते हैं कि जब आपका इंस्टॉलेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, माने इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और उसके बाद आप क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हैं, उसमें सप्लाई देना रहता है। तो सप्लाई देने से पहले आपको क्या करना है, चेक करना है, चेक बिफोर अप्लाई दी सप्लाई, अप्लाई दी सप्लाई, सप्लाई देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कमीशनिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखो क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, आपको समझ लीजिएगा इस चीज़ को, है ना, लिख लीजिएगा। तो इसमें जो कमीशनिंग किया जाता है उसके पहले कुछ टेस्ट कर लिया जाता है। चाहे आप देखो रोटेटिंग मशीन का बोल रहे हैं, आप अगर इंडक्शन मोटर भी दे देगा वो भी आप लिख दीजिएगा, या फिर मान लो इंडक्शन मोटर ही देगा, जनरली थ्री फेज या सिंगल फेज देगा, तो दोनों में से आप दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए कमीशनिंग के पहले कि मैकेनिकल टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट बिफोर कमीशनिंग, कमीशनिंग के पहले जो है कुछ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल होता है, बिफोर कमीशनिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। दोनों में लिख लीजिएगा, सिंगल फेज थ्री फेज दोनों का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप लिख लीजिए, इसमें पहला पॉइंट है आपका जो नेम प्लेट है या डेटा है, नेम प्लेट डेटा, डेटा शुड बी चेक्ड, नेम प्लेट डेटा शुड बी चेक। जो आपने डिवाइस जो भी इक्विपमेंट आया है तो कुछ ना कुछ नेम प्लेट देगा, ठीक है, उसको हमें चेक करना, जो भी अगेंस्ट फिगर रहेगा उस हिसाब से हमें देख लेना है। नेक्स्ट दूसरा है कि मशीन जो है हमको कंप्लीट हम उसमें चेक करते हैं, ठीक है, कि कुछ मिसिंग वगैरह तो नहीं है आपका, वो चीज़ हम लोग चेक कर देते हैं, ठीक। चेक कंप्लीट मशीन, कंप्लीट मशीन एंड एंड विजुअल है ये सब, देखिए, नो पार्ट ऑफ इट इज मिसिंग, कोई पार्ट जो है वो मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, मिसिंग या फिर हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट वगैरह गया है, और ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। आया मान लीजिए आप जैसे डिस्पैच किया, आप लाए और उसको लगा दिए तुरंत, उसमें देखे नहीं कि हाँ क्या टूटा है क्या फूटा है, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा ब्रश होल्डर, चेक दी ब्रश होल्डर, चेक दी ब्रश होल्डर एंड ब्रशेस, ब्रश को और ब्रश होल्डर दोनों को आप चेक कर लीजिएगा। देखिए ब्रश वगैरह इंडक्शन मोटर में रहता है, वेदर हमारा ब्रश टेंशन वगैरह जो है ये सब सही है कि नहीं है, किसके इन केस ऑफ स्लिपरिंग के केस में, ठीक है। अगला आपका प्रॉपर वेज जो है स्लॉट वगैरह में हमारा प्रोवाइड किया हुआ है कि नहीं, वो सब आप चेक कर लीजिएगा। चेक वेदर वेजेस आर प्रोवाइडेड इन स्लॉट्स, स्लॉट जो बना रहता है इंडक्शन मोशन में वो सब आपका किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब को आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। चलिए उसका अगला हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नट बोल्ट, नट बोल्ट्स यूज्ड फॉर फिक्सिंग, वो सब पूरा टाइट हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। फिक्सिंग द मोटर शुड बी चेक्ड,
शुड बी चेक। इसको आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ये सब मैकेनिकल, यही सब हमारा जो किया जाता है कमीशनिंग, उसके पहले आपका किया जाता है। इसका टाइटनेस भी चेक कर लीजिएगा, इसी में कर दीजिए ना, एंड टाइटनेस। हमारा जो सब नट बोल्ट लगा हुआ है वो पूरा टाइट है कि नहीं है, ये सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको फिर से आपको चेक करना है कपलिंग, चेक मशीन कपलिंग। मशीन कपलिंग मतलब जो लोड आपने लगाया है, कौन सा ड्राइव आप यूज किए, वो सब आपको पूरा चेक कर लेना है। अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट अलाइनमेंट शाफ्ट का ये सब आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर ग्रीसिंग, देख लीजिएगा, सी द प्रॉपर ग्रीसिंग, सी द प्रॉपर ग्रीसिंग, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बेरिंग जो लगा है वो नॉइज तो नहीं कर रहा है, चेक वेदर द बेरिंग मेक्स एनी नॉइज, whether the bearing makes any noise, है ना, किसी प्रकार का कोई नॉइज तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आप कर लीजिए चेक पोजीशन, आप चेक कर लीजिए ब्रश होल्डर का, चेक पोजीशन ऑफ ब्रश होल्डर, है ना। ब्रश होल्डर का पोजीशन वगैरह भी आपको क्या करना है, चेक कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो ये सब आप आराम से इसको पहले आपको चेक करना। तो ये सारा चीज था आपका मैकेनिकल का, ठीक है ना। अभी हम इलेक्ट्रिकल बता देते हैं आपको, लिख लीजिएगा आराम से, कमीशनिंग आपका पूरा हो जाएगा। 6 नंबर में है इलेक्ट्रिकल टेस्ट बिफोर कमीशनिंग। इलेक्ट्रिकल टेस्ट में आपको पहले आप वाइंडिंग रेसिस्टेंस चेक कर लीजिएगा, कैसे कीजिएगा ये सब आपको बताया हुआ। वाइंडिंग रेसिस्टेंस शुड बी मेजर्ड, ठीक है ना, ये मेजर कर लीजिएगा और इसको आप मैच कर लीजिएगा सप्लाइड वैल्यू का, जो भी है वैल्यू आपका आ रहा है कि नहीं। इंसुलेशन रेसिस्टेंस शुड बी मेजर्ड, इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा। अगला है आपका, मान लीजिए इसी में से, और हाई वोल्टेज टेस्ट वगैरह अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है आपका, ठीक है ना। अर्थिंग कनेक्शन आप प्रॉपर चेक कर लीजिएगा, अर्थिंग कनेक्शंस शुड बी चेक्ड, ठीक है। चलिए ये सब आप कर लीजिएगा। इनकेस ऑफ अगर ऑयल लुब्रिकेशन बेरिंग है तो आप बेरिंग लुब्रिकेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा। इन केस ऑफ ऑयल लुब्रिकेटेड बेरिंग, इट इज टू बी चेक्ड, इट इज, ये सब देखिए विजुअल हो जाएगा, इट इज टू बी चेक, ठीक है, कि मतलब प्रॉपरली पुट किया गया है कि नहीं पुट किया गया है, ये सब आपको चेक कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। एंड देन लार्ज मशीन के केस में आपका जो है ऑपरेशन भी चेक किया जाता है। इन केस ऑफ ए लार्ज मशीन ऑपरेशन शुड बी चेक्ड, ऑपरेशन शुड बी चेक्ड, ठीक है। आगे और लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट है, बस खत्म हो गया आपका ये, और 2021 का क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है ना। मशीन को आपको रन कर लेना है, तो मशीन को क्या करना है, इज रन एट नो लोड, एंड नो लोड कर लीजिए और फुल लोड पे भी, एंड फुल लोड। स्टार्ट करने से पहले जैसे आप एक बार सप्लाई दीजिएगा, सप्लाई देने के बाद आप तो उसको कंटिन्यू ऑपरेशन में रखिएगा ना, लेकिन उसके पहले हम ये सारा चीज कर लेते हैं। एंड रिकॉर्ड द डेटा, एंड रिकॉर्ड द डेटा, रिकॉर्ड द डेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैच कर लेना है, वेरीफाई विथ सप्लायर्स डेटा, है ना, वेरीफाई विथ सप्लायर्स डेटा, सप्लायर्स डेटा।
बस हो गया ये कमीशनिंग में, आप ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है देखिए क्वेश्चन, एक है आपका स्लज टेस्ट जो कि मुझे भी नहीं आता है। आपको अगर कहीं आंसर मिल जाए तो आप गूगल करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट नोट है, इतना सारा कर लेने के बाद एक अगर छूट गया तो फिर पता नहीं। एक स्लज टेस्ट है जो कि करना है बट मुझे आता नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। और फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट है आपका, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसके बारे में तो आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस पे आपको नोट लिखना है, लिख दीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में आपका रह गया है कमीशनिंग के बाद, हाँ, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ये सब आराम क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको भी। देखिए क्वेश्चन है आपका इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए, है ना। इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट के लीजिए ना, सीधा सीधा मेजर है। दो टाइप से बताए हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है अल्टरनेटर का, ठीक है। जैसे आप मोटर का मेजर किए हैं वैसा ही आपको यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटर, ठीक है। तो भी वोल्टेज एंड करंट मेथड से भी बताए होंगे, याद कीजिएगा। रोटेटिंग मशीन का हम बताए होंगे, यूनिट यूनिट आपको किस में मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट मेथड से, और दूसरा एक बताए होंगे मैगर से, ठीक है। तो कर लीजिएगा ये दोनों, यहाँ से हो जाएगा आपका। ये भी आप देख लीजिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका कराया हुआ है क्वेश्चन। आप इफेक्ट ऑफ मिस अलाइनमेंट, इफेक्ट ऑफ मिस अलाइनमेंट, है ना। मिस अलाइनमेंट का क्या क्या इफेक्ट होगा, आप ये देखिएगा यूनिट 6 में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ठीक है। एंड सेवरल टूल्स के बारे में लिखना है आपको, वेरियस टूल्स, वेरियस टूल्स यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग और अनलोडिंग में जो आपका वेरियस टूल है, ये भी आपका यूनिट 6 में मिल जाएगा। ये सब डायरेक्ट टॉपिक आपको बताया हुआ है ना, तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, तो ये सब कर लीजिएगा। तो यहीं पे आपका जो है 2021 का क्वेश्चन जो है समाप्त होता है, ठीक है। ये था आपका 2021 का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था आपका, पूरा का पूरा आपको मैंने एलोबरेट कर दिया है। आपको जो आंसर नहीं मैंने क्लास में लिखाया था वो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जिसका लिखाया था वहाँ से आप नोट से आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, है ना। उसी से आप पढ़ लीजिएगा और कर लीजिएगा। होप सो आपको थोड़ा बहुत तो मदद ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको लगा होगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको भी ये मिल पाए। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रीम एकेडमी, है ना। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किसी और 2019 हो या 2020 का क्वेश्चन भी हम लोग जो सब्जेक्टिव